मैं और गाजी खामोशी से बैठे माधवी की बातें सुन रहे थे। वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोली, मुझे भी कैप्टन जमशेद से हमदर्दी है। मैं उसकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी से बड़ी मुतासिर हुई हूँ। जब कैप्टन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है तो वो अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, फिर नारे लगाते लगाते बेहोश हो जाता है। उसके ऐसे नारों की गूंज हमारे दफ्तर तक सुनाई देती है। मैंने माधवी से पूछा, रात के वक्त जेल खाने पर चौकी पहरे की क्या पोजीशन होती है? माधवी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, रात को दिन से ज्यादा निगरानी होती है। जेल खाने के चारों कोनों पर वॉच टावर बने हुए हैं। इन पर मशीन गन्नों के मोर्चे भी हैं और बड़ी बड़ी सर्च लाइट भी लगी हुई हैं। सारी रात इनकी रोशनी के दायरे इर्द गिर्द के समंदर को रोशन रखते हैं। कहीं समंदर पर कोई छोटा सा तख्ता भी लहरों पर उछलता नजर आ जाए तो उस पर मशीन गन्नों की बौछारें लगती हैं। उसके अलावा जेल के अंदर 2 हेलीकॉप्टर भी हैं जो जरा से इशारे पर उड़ते हैं और समंदर पर नीची परवाज करते हुए फायरिंग शुरू कर देते हैं। जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक जेल खाने से आखिरी कैदी 2 साल पहले फरार हुआ था, जिसकी लाश सुबह के वक्त जेल खाने के चट्टानों के पास समंदर ने उगल दी थी। उसका आधा धड़ शार्क्स हड़प कर चुकी थी और बाकी अब बचा हुआ आधा जिस्म गोलियों से छलनी था। माधवी की जबानी जो तफसीलात मालूम हुई थी, उनके मुताबिक जांबाज फोर्स के कैप्टन जमशेद का जेल से फरार होना नामुमकिन था, लेकिन मैं अपने जांबाज को कुफार की कैद से आजाद कराने का अज़्म लेकर आया था और मुझे उस वतन परस्त पाकिस्तानी जवान को हर हालत में हिंदुओं की अज़ियतनाक जेल से फरार करवा कर पाकिस्तान पहुंचाना था। मैंने माधवी से कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कैप्टन जमशेद को फांसी की जिस कोठरी में रखा हुआ है उसका हुदूद दरबा क्या है और उसका रुख समंदर की किस जानिब है? माधवी ने अपनी प्याली में ताज़ा कॉफी उंडेलते हुए कहा, इस कोठरी के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि जिस मुजरिम को फांसी पर चढ़ाना होता है उसको भी वहाँ से दूर आखिरी कोठरी में रखा जाता है। मैं अपने वार्डन साहब के हमरा सिर्फ एक बार कैप्टन जमशेद की कोठरी तक गई हूँ। ये कोठरी जेल के अंदर बनी हुई एक और जेल में है। मुझे मेरे बॉस ने दूसरी जेल के बाहर ही खड़े रहने को कहा था। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि ये काल कोठरी समंदर के मशरिक के रुख पर है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेल की 4 दीवारी बहुत ऊंची है और पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। इस 4 दीवारी के अंदर और बाहर 24 घंटे पुलिस ड्यूटी बदल बदल कर गश्त लगाती रहती है। अपने गाजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, अगर मुझे इस काल कोठरी के इर्द गिर्द के माहौल का छोटा सा नक्शा मिल जाए तो मैं किसी फैसले पर पहुंच सकता हूं। मैडम माधवी ने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा हुदूद दरबा मेरी निगाहों में है, मैं तुम्हें अभी उसका नक्शा बना देती हूँ। गाजी ने रेस्तोरां के बैरे से कागज और पेंसिल मंगवाई और मैडम माधवी ने उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर एक रफ सा नक्शा बनाकर मेरे आगे रख दिया और बोली, ये फांसी की काल कोठरियां हैं। उसने पेंसिल एक जगह रखते हुए कहा, और ये कोने वाली काल कोठरी वो है जिसमें कैप्टन जमशेद कैद हैं। ये 2 लकीरें जो तुम देख रहे हो, ये काल कोठरी के आगे जो बगैर छत के बरामदा है उसकी दीवार और एक जानिब का लोहे के जंगले वाला दरवाजा है। इसके पीछे गहरी खंदक है जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है। ये कूड़ा करकट शाम के वक्त 2 ट्रक उठाकर घाट पर ले जाते हैं और उसे समंदर में फेंक दिया जाता है। मैं नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। इस नक्शे से मामूली सा अंदाजा हो गया था, मगर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। मैंने माधवी से पूछा कि कैद खाने में सप्लाई की चीजें कैसे और क्या आती हैं। उसने कहा कि जेल के बाहर ग्वालों के क्वार्टर हैं, गायों के बाड़े हैं, दूध यही गवाले जेल में सप्लाई करते हैं। सब्जी, आटा और दूसरी खाने पीने की चीजें हफ्ते में एक बार एक स्टीमर शहर से लेकर आता है। जेल के ट्रक घाट पर से ये सप्लाई लेकर जेल खाने में आ जाते हैं। बाहर के किसी आदमी को इन ट्रकों के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। जेल के दफातर बड़े गेट के करीब ही आमने सामने बैरकों की शक्ल में बने हुए हैं। जेल के दफातर और जेल की बैरकों में काम करने वाला अमला और खास स्टीमर में बैठकर सुबह 9 बजे जेल में पहुंच जाता है। फिर यही स्टीमर उन्हें लेकर शाम के 5 बजे वापस एलोर चला जाता है। जेल के अमले का कोई आदमी सिवाय इन वार्डों और दारोगों के, जिनकी रात को ड्यूटी होती है, जेल के अंदर छुट्टी हो जाने के बाद नहीं ठहर सकता। मैंने माधवी से सवाल किया, क्या जेल में उम्र कैद और दूसरी मियाद की कैद भुगतने वालों के रिश्तेदार उनसे मुलाकात करने नहीं आते? माधवी ने कहा, इस जेल में लंबी कैद के कैदी हैं, ज्यादा तादाद उम्र कैद की सजा काटने वालों की है। इस वक्त 4 ऐसे कैदी भी काल कोठरी में बंद हैं जिनकी रहम की दरखास्तें इंडिया के सदर के पास गई हुई हैं। अगर ये दरखास्तें मुस्तरद हो गयी तो इन्हें जेल के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। बाकी रिश्तेदारों को महीने में सिर्फ एक बार अपने कैदियों से मिलने की इजाजत होती है। ये मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती है और मुसल्लह पुलिस वालों की सख्त निगरानी में कराई जाती है। जितनी देर ये मुलाकात होती है उतनी देर तक मुसल्लह गार्ड सर पर खड़े रहते हैं। किसी रिश्तेदार को इजाजत नहीं होती कि वो कैदी को कोई चीज दे। दरमियान में वैसे भी लोहे का जंगला होता है जिस पर लोहे की जाली लगी होती है। जेल में मुलाकात के वास्ते जाने से पहले रिश्तेदार का पूरा एक्सरे किया जाता है कि ये कोई फालतू चीज तो साथ नहीं लेकर जा रहा। माधवी हमारे पास 1 घंटे तक रेस्तोरां के लॉन में बैठी रही। मैंने उससे जिस कदर जेल के गिरदोनिवाह की तफसीलात दरकार थी और जितनी उसे मालूम थी वो मुझे बताती रही। मेरे सामने कैप्टन जमशेद तक पहुँचने के लिए 2 मरहले थे। पहला मरहला इलोर घाट से 4-5 मील का समंदर पार करना था। मैं इस समंदर को तैरकर या किसी बोट की कश्ती में बैठकर पार नहीं कर सकता था। इलोर जेल
के वॉच टावर के गार्ड्स अपनी दूरबीनों की मदद से मुझे दूर से ही देख सकते थे और फिर मुझ पर मशीन गनों की बौछारें आनी शुरू हो जाती। माधवी ने यह भी बताया था कि दिन में 1-2 बार जेल का एक हेलीकॉप्टर भी देखभाल के लिए जंगल के गिर्द समंदर के ऊपर चक्कर लगाता है। मैं इस हेलीकॉप्टर की मशीन गन की जद में आ सकता था। ये बात तय थी कि मैं तैरकर या किसी कश्ती में बैठकर समंदर अबूर नहीं कर सकता। दूसरा मरहला जजीरे में पहुंचकर जेल की कई फुट ऊंची मजबूत दीवार को पार करना था। ये बात भी बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती थी, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला समंदर को अबूर करना था। मैं और गाजी उस रात काफी देर तक बैठे इस मसले पर गौर करते रहे, लेकिन हम किसी नतीजे पर न पहुंच सके। मैंने गाजी से कहा, सिर्फ एक तरीके से मैं जेल के जजीरे में पहुंच सकता हूँ, दूसरा कोई जरिया मुझे नजर नहीं आ रहा। गाजी ने पूछा, वो कौन सा तरीका है? मैंने कहा, हफ्ते में एक बार जो स्टीमर सप्लाई लेकर जजीरे पर जाता है, किसी तरह उस स्टीमर में सवार होने की कोशिश की जाए। उसके सिवा दूसरा कोई तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा। गाजी भी गौर करने लगा। उसने बीड़ी सुलगा रखी थी। उसका हल्का सा कश लगाने के बाद मेरी तरफ देखने लगा। मगर इस स्टीमर पर तुम किस तरह सवार होगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है, स्टीमर पर सिवाय रोजमर्रा के अमले के आदमियों के दूसरे किसी आदमी को सवार होने की इजाजत नहीं होगी, और तुम तो बिल्कुल अजनबी हो, तुम उस पर कैसे सवार होगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही एक नुक्ता गौर तलब है। अगर ये नुक्ता हल हो जाए तो फिर समझ लो कि मैं कैप्टन जमशेद को कैद से निकाल कर ले आऊंगा। गाजी कहने लगा, फर्ज कर लिया तुम जजीरे पर पहुंच जाते हो, तुम कैप्टन जमशेद को भी जेल की काल कोठरी से निकाल कर जेल की 4 दीवारी से बाहर ले आते हो, लेकिन सवाल यह है कि उसे लेकर समंदर को अबूर कैसे करोगे? मैंने कहा, उसी स्टीमर में वापस आएंगे जो सप्लाई लेकर आता है। वो बोला, मगर वो स्टीमर तो उसी रात वापस आ जाता है। अगर तुम्हें कैप्टन जमशेद को काल कोठरी से निकालने में देर हो गई तो स्टीमर तो चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम जजीरे में छुपकर दूसरे हफ्ते सप्लाई स्टीमर के दोबारा जजीरे पर आने का इंतजार करेंगे। अब गाजी भी हंसने लगा, सर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये अपने आप को मौत के हवाले करने वाली बात है। मैं तुम्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता बता दो। गाजी बोला, मुझे सोचने का मौका दो, इसी मौजू पर फिर कल बात करेंगे। वो रात भी गुजर गई। दूसरे दिन गाजी मुझे घर के अंदर ही छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। वो काफी देर बाद वापस आया। उसकी ड्यूटी शाम को शुरू होती थी। आते ही वो मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मैं माधवी के पास गया था, आज उसकी दफ्तर से छुट्टी थी। मैं उससे कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में मजीद गुफ्तगू करना चाहता था, इसलिए कि यही एक औरत ऐसी है जो इस मिशन में हमारी मदद कर सकती है। मैंने पूछा, फिर उसने क्या कहा? गाजी बोला, वो तुमसे मिलना चाहती है। मेरा ख्याल है उसके जहन में फरार का कोई प्लान है। इसके मुतालिक वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे उसके पास ले चलो। वो बोला, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में खुद ही यहाँ पहुँच रही है। मैं शहर में एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम खुद उससे बात कर लेना। माधवी अपने कैप्टन जमशेद से वाकई दिल से मोहब्बत करती है। वो उसे वहाँ कैदोबंद की मुसीबतें और अजियतें उठाते नहीं देख सकती। वो तुम्हारे सामने बात क्यों नहीं करना चाहती? गाजी ने कंधे हिलाते हुए कहा, बस वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। वैसे उसने कहा है कि बाद में वो मुझे भी इस मिशन में शामिल करेगी, लेकिन अभी वो सिर्फ तुमसे बात करने की ख्वाहिशमंद है। ये मैं भी ना समझ सका कि ये औरत सिर्फ मुझसे ही इस बारे में बात क्यों करना चाहती है। बहरहाल मेरा मकसद कैप्टन जमशेद को कैद से आजाद कराना था, खा किसी तरह से भी मुमकिन हो। गाजी चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद माधवी आ गई। उसने साड़ी की बजाय जामनी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। वो रिक्शे में आई थी। मकान के छोटे से कमरे में हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने उससे कहा, मैडम, अपने गाजी ने मुझे बताया है कि तुम कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में मुझसे कोई खास बात करना चाहती हो। उसने अपना पर्स अपनी गोद में रख लिया, सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहने लगी, हाँ, मैं सिर्फ तुमसे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि तुम यही मिशन लेकर इस शहर में आए हो। वो खामोश हो गई। मैं भी चुप था और उसे तक रहा था। मैं उसे मौका देना चाहता था कि अगर उसके जहन में फरार की कोई स्कीम है तो वो खुद बताए। अपने गाजी ने उसे ये बताया था कि मैं कैप्टन जमशेद का मद्दा हूँ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस बहादुर आदमी को भारत की कैद से आजाद कराने का मिशन लेकर वहाँ से आया हूँ। इसके अलावा गाजी ने मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। ये बात माधवी ने भी बता दी थी। वो कहने लगी, जिस तरह तुम्हें कैप्टन जमशेद से हमदर्दी हो गई है, उसी तरह मैं भी इस बहादुर इंसान से हमदर्दी रखती हूँ। बल्कि मैं साफ साफ कहूंगी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं खुद उसे भारतीय पुलिस की दरिंदगी से निजात दिलाना चाहती हूँ, मगर ये काम अकेली नहीं कर सकती। मुझे इसके लिए किसी साथी की जरूरत थी, ऐसे साथी की जो इस काम को एक मिशन समझकर अंजाम दे। खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए हो। मैंने कहा, अपना दोस्त गाजी भी हमारे इस मिशन में हमारी मदद कर सकता है। मैडम माधवी ने कहा, वो जरूर हमारी मदद करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे भी काम लेंगे। लेकिन शहर के लोग जानते हैं, घाट के लोग भी, जहाँ से सप्लाई का स्टीमर कैदखाने की तरफ सप्लाई लेकर हफ्ते में एक बार जाता है, वहाँ के लोग भी गाजी की शक्ल सूरत से वाकिफ हैं, जबकि तुम्हारा चेहरा उन सब के लिए अजनबी है। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता। मैं बात की तह तक पहुँच गया था। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारी स्कीम ये है कि हम में से कोई सप्लाई स्टीमर के जरिए इलोर जेल की 4 दीवारी तक जाए? वो कहने लगी, इसके सिवाय समंदर अबूर करके इलोर जेल तक जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने कहा, लेकिन तुमने खुद कहा था कि जो स्टीमर सप्लाई लेकर जेल के जजीरे तक जाता है उस पर कोई अजनबी शख्स सवार नहीं हो सकता और स्टीमर के अमले के हर आदमी के पास उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद होता है जो उसने अपनी कमीज पर लगाया होता है। मैडम माधवी ने सिगरेट की राख छाड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें यही
ही कहा था और ये हकीकत भी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा इंतजाम कर रही हूँ कि तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा और तुम स्टीमर के जरिए समंदर पार करके जेल की चार दीवारी के अंदर पहुंच जाओगे। मैं उसकी तरफ देख रहा था। वो कहने लगी, मैं कल रात गए तक अकेली बिस्तर पर लेटी सोचती रही कि तुम्हें किस तरह जजीरे के जेल के अंदर पहुंचाया जाए। जाहिर है तुम शनाख्ती कार्ड के साथ भी सप्लाई ले जाने वाले स्टीमर पर सवार होकर समंदर उबूर नहीं कर सकते। एक अजनबी आदमी को स्टीमर पर देखकर स्टीमर का कैप्टन जरूर तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो और तुमने शनाख्ती कार्ड कहाँ से हासिल किया है। आखिर मैंने इसका हल तलाश कर लिया। ये ऐसी तरकीब है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हें आधे पौने घंटे की तकलीफ जरूर उठानी पड़ेगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। मेरे इस सवाल पर मैडम माधवी कहने लगी, हर हफ्ते की शाम को जब ये स्टीमर इलोर की गोदी से सप्लाई लेकर जजीरे पर पहुंचता है तो चीफ वार्डन की तरफ से मेरी ये ड्यूटी होती है कि मैं स्टीमर पर जाकर सप्लाई के सामान को चेक करूं। मैं सप्लाई के सारे सामान को चेक भी करती हूं और उसे अपनी निगरानी में जेल के अंदर स्टोर रूम तक भी पहुंचाती हूं। उस रोज मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक होती है। मैंने कहा, ये तो बड़ी उम्मीद अफसा बात तुमने बताई है मैडम, मगर स्टीमर पर सफर किस तरह करूंगा। मैडम माधवी ने दूसरा सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, हमें अपने दफ्तर में जरूरी फाइलें रखने के लिए एक फालतू बड़ी अलमारी की जरूरत है। ये अलमारी लकड़ी की होगी, इसलिए इस समंदरी इलाके में लोहे की अलमारी को बहुत जल्द जंग लग जाता है। चीफ वार्डन ने मुझे बतौर अपनी सेक्रेटरी के इस बात का इख्तियार दिया है कि मैं खुद शहर की मार्केट से अलमारी पसंद करके खरीदूं और उसे सप्लाई स्टीमर के जरिए दफ्तर में पहुंचाऊं। बस तुम इस अलमारी में छुपकर समंदर उबूर करोगे और जेल के अंदर भी पहुंच जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये प्लान जैसे कुदरत ने खुद मुहैया कर दिया था। जेल की चार दीवारी के अंदर पहुंचना और खतरनाक समंदर उबूर करने का इससे कारगर तरीका और नहीं हो सकता था। मैंने मैडम माधवी से कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर समंदरी सफर के दौरान किसी ने अलमारी को खोल कर देख लिया तो फिर क्या होगा? मैडम माधवी कहने लगी, मैं इस अलमारी के साथ स्टीमर पर सफर कर रही होंगी। उस रोज मैं खुद मार्केट से अलमारी खरीद कर अपने साथ स्टीमर पर रखवाऊंगी और खुद भी उस स्टीमर पर बैठकर जजीरे पर जाऊंगी। प्लान काफी अच्छा था। मैंने कहा, फिर ठीक है, इस तरह मैं बड़ी आसानी से जेल के अंदर चीफ वार्डन के ऑफिस तक पहुंच जाऊंगा। मगर उसके बाद क्या होगा? मैडम माधवी ने आहिस्ता आहिस्ता इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, ये मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर बताऊंगी। अभी तुम सिर्फ इतना करो कि गाजी से कहकर अपने लिए ऐसा पिस्तौल या रिवॉल्वर हासिल कर लो जिसकी नाली पर साइलेंसर लगा हुआ हो और जिसके फायर से धमाका ना हो। कैप्टन जमशेद को जेल से फरार करवाते वक्त तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा। मुझे किस रोज स्टीमर पर, मेरा मतलब है अलमारी के अंदर सफर करना होगा। माधवी बोली, सिर्फ कल का दिन बाकी है। परसों शाम को स्टीमर जेल की सप्लाई लेकर जजीरे की तरफ रवाना होगा। मैं परसों 2 बजे के बाद मार्केट से अलमारी खरीद कर उसे साथ लेकर स्टीमर पर सवार होंगी। इलोर की गोदी के करीब ही मेरी एक सहेली की कोठी है। कोठी का एक गिराज है जो खाली रहता है क्योंकि मेरी सहेली के खामद के पास अभी गाड़ी नहीं है। लकड़ी की अलमारी कोठी के गिराज में शाम तक पड़ी रहेगी। शाम होने से जरा पहले तुम मेरे साथ उस गिराज में जाओगे और वहीं तुम अलमारी के अंदर छुप कर बैठ जाओगे। वहाँ से अलमारी इलोर घाट पर पहुँचने के बाद स्टीमर पर रखवा दी जाएगी। मैं इस दौरान अलमारी के साथ होंगी। मैंने पूछा, मैं इतनी देर कहाँ रहूंगा? वो बोली, तुम अभी मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें दूर से अपनी सहेली की कोठी का गिराज दिखा दूंगी। तुम कल दोपहर के बाद पूरे 4 बजे वहाँ आ जाओगे। मैं तुम्हें गिराज के बाहर मिलूंगी, मगर मेरे इशारे के बगैर कोठी में हरगिज दाखिल ना होना। समझ गए हो ना? मैंने कहा, समझ गया। तो फिर मेरे साथ आओ। हम दोनों गाजी के मकान से निकल कर बाजार में आ गए। वहाँ से हमने एक रिक्शा लिया। उसी सड़क पर आगे जाकर तीसरे चौक में से दाएं तरफ एक छोटी सी सड़क मुड़ती थी। उस सड़क पर दरख्तों के दरमियान एक पुरानी सी शिकस्ता कोठी बनी हुई थी। माधवी और मैं रिक्शे से उतरकर कुछ फासले पर जाकर खड़े हो गए थे। माधवी ने दूर से मुझे कोठी का गिराज दिखाया और बोली, कल ठीक 4 बजे जब तुम यहाँ आओगी तो मैं पहले से गिराज के पास खड़ी होंगी। रिक्शे में आना और रिक्शा चौक में ही छोड़ देना। आओ अब वापस चलते हैं। हम उसी रिक्शे में बैठकर गाजी के मकान पर आ गए। वो अभी तक नहीं आया था। मैं और माधवी अपने प्लान की तफसीलात पर गौर करते रहे। वो कहने लगी, तुम ज्यादा देर तक अलमारी में नहीं रहोगे। इसके बावजूद मैं लकड़ी की ऐसी अलमारी खरीदूंगी जिसके ऊपर की जानिब 2 छोटे छोटे जालीदार रोशनदान बने होते हैं। यहाँ इस किस्म की अलमारियाँ तैयार होती हैं ताकि अलमारी में ताज़ा हवा आती रहे, क्योंकि यहाँ लोग इस किस्म की अलमारियों में कपड़ों के अलावा खाने पीने की चीजें भी रखते हैं। इतने में गाजी भी आ गया। मैडम माधवी ने उसे सारा प्लान बता दिया। गाजी को प्लान पसंद आया। कहने लगा, मगर सवाल ये है कि अगर हमारा दोस्त तुम्हारी मदद से कैप्टन जमशेद को काल कोठरी से निकालने में कामयाब हो गया तो वो उसे जहन्नमी जजीरे से कैसे बाहर निकालेगा? माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये काम भी हो जाएगा, उसे तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। फिर उस निडर औरत ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अब मैं चाहती हूँ कल ठीक 4 बजे सपहर तुम मेरी सहेली की कोठी पर पहुँच जाना। मैं गिराज के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब माधवी चली गई तो मैंने अपने गाजी से कहा, ये औरत बड़ी दलेर है, इसकी मदद से कम जेल की 4 दीवारी के अंदर तो पहुँच जाऊंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। गाजी बोला, ये अपने कैप्टन जमशेद से दिलो जान से प्यार करती है। ये मोहब्बत ही है जो इससे बहादुरी का काम करवा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें बेहद मोहतात
साथ रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये औरत कितनी बहादुर क्यों ना हो, बहरहाल ना तजुर्बाकार है। जरा सी भूल चूक इसके साथ तुम्हें भी किसी खौफनाक मुसीबत में फंसा सकती है। माधवी ने कहा कि मुझे अपने साथ एक पिस्तौल या रिवॉल्वर भी ले जाना होगा जिस पर साइलेंसर लगा हुआ हो। क्या इसका इंतजाम हो सकेगा? गाजी बोला, तुम जो कहोगे तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। मैं रात को क्लब से वापसी पर रिवॉल्वर लेता आऊंगा। गाजी दोपहर के बाद अपनी ड्यूटी पर झुमरे पट्टी क्लब में चला गया। मैं अगले रोज शुरू होने वाले मिशन पर गौर करने लगा। लकड़ी की अलमारी में बंद होकर 3-4 मील का समंदर उबूर करना मेरे लिए कोई तशवीश की बात नहीं थी। तशवीश अगर मुझे थी तो इस बात की कि जब मैं अलमारी में बंद होकर जेल के अंदर चीफ वार्डन के दफ्तर में पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद हालात कोई संगीन सूरत इख्तियार न कर लें। माधवी बहादुर औरत जरूर थी, मगर यहाँ बहादुरी के साथ साथ अक्लमंदी और सोच समझ की भी जरूरत थी। हकीकत यह है कि मेरा असल मिशन चीफ वार्डन के ऑफिस में पहुंचने के बाद ही शुरू होने वाला था। मैं देर तक अकेला चारपाई पर लेटा यही सोचता रहा। रात के 10-11 बजे के करीब अपना जासूस गाजी भी क्लब से वापस आ गया। उसके हाथ में छोटा सा थैला था। उसने थैले में से एक रिवॉल्वर निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, क्या इससे तुम्हारा काम चल जाएगा? रिवॉल्वर की नाली पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैंने उसका मैगजीन खोल कर देखा। उसमें 12 गोलियों का मैगजीन भरा हुआ था और लॉक लगा हुआ था। मैंने गाजी से कहा, ये ठीक रहेगा। हमने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हम कुछ देर अपने मिशन के बारे में बातें करते रहे। गाजी कहने लगा, मेरा ख्याल है माधवी ने तुम्हारे और कैप्टन जमशेद के कामयाबी से जजीरे से बाहर आने के बाद तुम दोनों के लिए किसी न किसी खुफिया जगह का जरूर बंदोबस्त कर रखा होगा। अगर ऐसी बात न हुई तो तुम कैप्टन जमशेद को लेकर सीधा मेरे मकान पर आ जाना। मकान की एक चाबी तुम्हारे पास ही होगी। मैं ना भी हुआ तो तुम कैप्टन को यहाँ छुपा देना और मेरी वापसी का इंतजार करना। मैं कल रात जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम दोनों को यहाँ से निकल जाने का इंतजाम भी हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसा ही करूंगा। मेरा जहन अभी इस बात से मुतमईन नहीं था कि माधवी कैप्टन जमशेद को कामयाबी से जेल की हुदूद से बाहर निकाल सकेगी। फिर ख्याल आता कि हो सकता है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए। कल उसकी रात की ड्यूटी होगी और वो शाम से लेकर रात 10-11 बजे तक जेल के अंदर ही रहेगी। मुमकिन है उसने कोई इंतजाम कर रखा हो। माधवी ने इस बारे में ज्यादा नहीं बताया था। मैंने अपने तौर पर सोच रखा था कि एक बार मैंने कैप्टन जमशेद को दुश्मन की कैद से निकाल लिया तो उसके बाद किसी न किसी तरह उसे जजीरे से भी फरार करवा लूंगा, खा उसके लिए मुझे रिवॉल्वर की 12 गोलियों से जेल के 12 आदमियों को हलाक क्यों न करना पड़े। दूसरे दिन मैं देर तक सोया रहा। गाजी ने भी मुझे न जगाया। दोपहर का खाना हमने इकट्ठे खाया। उसको 4 बजे क्लब अपनी ड्यूटी पर जाना था और मुझे पूरे 4 बजे माधवी की सहेली के गैराज में पहुंचना था। मैं 3:30 बजे गाजी से इजाजत लेकर चल पड़ा। सड़क पर एक रिक्शे में सवार हो गया और एक चौक पहले उतर गया। वहाँ से पैदल ही फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे चलने लगा। ठीक 4 बजे मैं माधवी की कोठी के गेट के पास पहुंच गया था। मैंने एक तरफ दरख्तों की ओट में से कोठी के गैराज में देखा। वहाँ मुझे माधवी नजर न आई। मैं वहाँ दरख्तों की ओट में खड़ा रहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे माधवी नजर आई। वो अपनी सहेली की कोठी के बरामदे में से गुजरती हुई गैराज की तरफ आ रही थी। मैं भी उसकी तरफ चल पड़ा। उसने मुझे देख लिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। वो गैराज का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे गैराज में दाखिल हो गया। गैराज में धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में मेरी नजर दीवार के साथ लगी लकड़ी की कद्दे आदम अलमारी पर पड़ी। माधवी ने गैराज का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अलमारी के सामने खड़ा उसका जायजा ले रहा था। माधवी मेरे करीब आई। उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। ये अलमारी इस तरह की थी कि उसका आधा हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल खाली था। दूसरे आधे हिस्से में शेल्फ बने हुए थे। माधवी ने कहा, इसके अंदर खड़े होकर देखो। मैं अलमारी के अंदर खड़ा हो गया। मेरा सर अलमारी की छत से 6-7 इंच नीचे था। अलमारी में इतनी जगह थी कि मैं वहाँ बैठ सकता था। मैं बैठ गया, फिर उठ खड़ा हुआ। माधवी कहने लगी, तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन ये तकलीफ तुम्हें कैप्टन जमशेद की खातिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने ताज़ा हवा का खास तौर पर इसमें इंतजाम किया हुआ है। ऊपर छत की तरफ देखो। मैंने अलमारी की छत की तरफ निगाह डाली। छत की लकड़ी में 3 गोल गोल सुराख बने हुए थे। वो बोली, ये सुराख सिर्फ ताज़ा हवा के लिए मैंने रखवाए हैं। चीफ वार्डन के ऑफिस में पहुंचने के बाद इन सुराखों पर कपड़ा डालकर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। मैं अलमारी का दरवाजा बंद करती हूँ। उसने अलमारी के दोनों पट बंद कर दिए। अलमारी में एकदम अंधेरा हो गया। अलमारी की छत के सुराखों में बल्ब की रोशनी अंदर आने लगी। माधवी ने बाहर से पूछा, अंदर दम घुटने का एहसास तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, इस किस्म का कोई एहसास नहीं हो रहा। ताज़ा हवा ऊपर वाले सुराख से आ रही है। उसने दरवाजा खोल दिया। मैं अलमारी से बाहर निकल आया। मैंने उससे पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? उसने कहा, ठीक 6 बजे शाम इस अलमारी को लेने एक ट्रक आएगा। तुम अलमारी में बंद होकर ट्रक पर पहुंच जाओगे। मैं अलमारी के साथ होंगी। यहाँ से ट्रक अलमारी लेकर गोदी पर जाएगा, जहाँ उसे सप्लाई लेकर जाने वाले स्टीमर पर रखवा दिया जाएगा। मैं जब भी अलमारी के पास ही रहूंगी। अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आए तो अलमारी के ताले वाले सुराख में से बाहर मुझे देखने के बाद दोबारा दरवाजे पर ठक ठक करना। मैं मौका पाकर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर तुमसे बात कर लूंगी। वैसे तुम ऐसा न करो तो बेहतर है। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, ये सफर खामोशी से तय कर लूंगा। उसके बाद वो ये कहकर गैराज से निकल गई कि मैं कुछ देर बाद आऊंगी। मैं गैराज में अलमारी के पास अकेला रह गया। वहाँ कोने में एक स्टूल पड़ा था। मैं स्टूल पर बैठ गया। अलमारी को देख रहा था। भरा हुआ रिवॉल्वर मेरी पतलून की जेब में था।
था। मैंने सिर्फ पतलून कमीज पहन रखी थी। काफी देर बाद माधवी आ गई। उसके हाथ में चाय की चैनक और शीशे के 2 ग्लास थे। कहने लगी, मैं कॉफी लाई हूँ, पियोगे? मैंने कहा जरूर पीऊंगा। हम कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। मैंने माधवी से कहा, जेल की 4 दीवारी के अंदर पहुंचने के बाद हमें क्या करना होगा? सप्लाई वाला स्टीमर तो बकौल तुम्हारे आज रात के पिछले पहर जजीरे से वापस चल पड़ेगा। क्या इस दौरान हम कैप्टन जमशेद को काल कोठरी से निकालने में कामयाब हो सकेंगे? और फर्ज कर लिया कि हम उसे निकाल भी लेते हैं, तो क्या हम दूसरों की नजरों से छुपकर स्टीमर में सवार होकर समंदर उबूर कर सकेंगे? माधवी का चेहरा बड़ा संजीदा था। कॉफी का ग्लास उसके हाथ में था। कहने लगी, ये सब कुछ मैं तुम्हें जेल के अंदर पहुंचने के बाद बताऊंगी। अभी हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें जेल के अंदर चीफ वार्डन के दफ्तर में पहुंचाना है। आगे का भी मैंने सोच रखा है, लेकिन ये मैं तुम्हें वहां पहुंचने के बाद बताऊंगी। वो देर तक मेरे पास बैठी रही, फिर चली गई। 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। वो वापस आई और कहने लगी, तैयारी पकड़ लो, पूरे 6 बजे गोदी का ट्रक अलमारी लेने आ जाएगा। मैंने अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर जाकर खड़ा हो गया, फिर बैठ गया। मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं बंद अलमारी के खाने में आसानी से बैठ सकता हूँ। मैं बैठ गया था। मुझे ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। माधवी ने कहा, ये अलमारी ट्रक में खड़ी करके रखी जाएगी। तुम अगर बैठना चाहो और बैठने में तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो तुम बेशक बैठ सकते हो। जिस तरह तुम्हें सहूलत हो वैसे ही करना। वो बार बार घड़ी देख रही थी जो उसकी कलाई पर बंधी हुई थी। मैं अलमारी से बाहर निकल आया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं अलमारी में बैठ कर जाऊंगा। ठीक है। 6:10 पर बाहर किसी ट्रक ने हॉर्न दिया। माधवी ने कहा, अलमारी में बैठ जाओ, ट्रक आ गया है। मैं अलमारी में दाखिल होकर बैठ गया। माधवी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और अलमारी के दोनों पट बंद करके ताला लगा दिया। अब मैं अलमारी में कैद हो गया था। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी सिलेंडर के अंदर बैठा हूँ। छत के सुराखों में से बल्ब की धीमी रोशनी अलमारी के अंदर आ रही थी। मुझे माधवी के कदमों की आवाज बाहर जाते सुनाई दी। फिर उसने अंग्रेजी में किसी से कहा, ट्रक इधर ले आओ, अलमारी गैराज में है। ट्रक का इंजन चल रहा था। ट्रक की घू घू की आवाज करीब आने लगी। फिर ऐसे लगा जैसे ट्रक गैराज के सामने आकर रुक गया है। मुझे माधवी की आवाज सुनाई दी, अलमारी को एहतियात से उठाकर रखना, ये बड़ी कीमती अलमारी है, कहीं कोई रगड़ न लग जाए। किसी ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, डोंट वरी मैडम। फिर मेरी अलमारी ने अपनी जगह से हरकत की, उसके साथ ही जैसे अलमारी जमीन से बुलंद हो गई। अलमारी को इस तरह उठाए हुए गैराज से निकलकर ट्रक में बड़े आराम से रख दिया गया। माधवी की आवाज आई, इसे रस्सी से बांध दो। मुझे ऐसी आवाजें जैसे अलमारी के गिर्द रस्सी डालकर उसे ट्रक के दीवार के साथ बांधा जा रहा है। फिर ट्रक के इंजन को गियर लगाया गया और वो चल पड़ा। उस वक्त शाम की स्याही फैल चुकी थी। मैं अलमारी के खाने में घुटनों पर हाथ रखे बैठा था।